स्पीकर सुन रहा हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ, कि साइकिल देख रहा हूँ कि कैसे सब बन गई, ये सब चीज़ें किसने बना दी और कैसे बन गई। तो ये जिज्ञासा जो चाइल्डहुड जिज्ञासा थी, उसने मुझको इंजीनियरिंग में जाने की प्रेरणा दी और मैं इंजीनियरिंग को ही सबसे अच्छा विषय मानता हूँ। माना मैंने, मेरे लायक इंजीनियरिंग सबसे अच्छा विषय रहा। लेकिन मैं बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ दूसरे प्रोफेशंस की, बहुत मान सम्मान करता हूँ मेडिकल प्रोफेशन का, कि वही कहते नहीं कि ऊपर ईश्वर है और धरती पे भगवान जो हैं वो डॉक्टर लोग हैं। और वो आज के परिवेश में जो आपदा चल रही है उसमें वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। तो मैं दूसरे सभी प्रोफेशंस की बहुत तारीफ़ करता हूँ। और जो भी प्रोफेशंस के लोग मिलते हैं मैं उनसे ग्रहण करना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। और मेरे अंदर हर वक्त जिज्ञासा और क्वेश्चंस रहते हैं कि मुझे कोई समाज विज्ञान का मिले, ज्योग्राफी का मिले, हिस्ट्री का मिले, कोई लॉ कॉलेज का मिले, और मुझे इकोनॉमिक्स का मिले, कॉमर्स का मिले, और बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजी हैं, बहुत सारे विज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं, कितनी शाखाएं हैं ज्ञान की। उन सब से मुझे ग्रहण करने की इच्छा रहती है और मैं 1000 साल भी ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ। और उसी को मैं अपने जीवन का दाना पानी, अपनी आत्मा का दाना पानी और खाना पीना मानता हूँ कि मुझे कोई ना कोई ज्ञान, नॉलेज, जिज्ञासा, मेरे अंदर एंग्जाइटीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मिलते हैं। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों का भ्रमण करने वाले श्री R.K. अग्रवाल ने कई बिजनेस समिट, सामाजिक व राजनीतिक सेमिनारों में भाग लेकर अपने विचारों से सभी को चकित किया। वो चाहे राजनीतिक हों, स्टार हों या उद्योग जगत के लोग, यहाँ तक कि अपनी कलम से लोगों के दिलों पर मोहब्बत का रंग भरने वाले राइटर जावेद अख्तर भी आपकी काबिलियत के कायल हो गए। देश समाज से जुड़े हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना जैसी महामारी में भी वो अपनी पत्नी विभा अग्रवाल के साथ गरीबों को राशन बांटने में पीछे नहीं रहे। उनके द्वार हर गरीब असहाय के लिए हर समय खुले रहते हैं। नगर में मानव सेवा स्थली की स्थापना के साथ उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क शिक्षा व किताबें वितरित करी। उनके द्वारा लिखी गई किताबें, जिसमें थिंग्स राइट्स फॉर यू भारत रहस्य खास है। उन्होंने SI से ट्रेनिंग ली, जिसके लिए उनको ट्रेनर नियुक्त किया गया। सरकार ने गेस्ट लेक्चरर नियुक्त कर उनकी सेवाएं ली। श्री R.K. अग्रवाल को, जिसके लिए वैश्य गौरव, वैश्य रत्न, इंडियन इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रायल इंडस्ट्रीज सहित कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको जैसा मैं बताया था कि मैं क्या आप भी यही सोचते होंगे कि सोच जो है मनुष्य का, देखिए ये मानवीय शरीर भी जो है ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की रचना है। किस तरीके से हमारे अंग बने हैं, हमारी हाथ हैं, पैर हैं, उंगली हैं, और कान है, मुंह है, नाक है, सर है, ब्रेन है, हार्ट है, पैर हैं, उंगली हैं उसमें। और किस कसीदेकारी से ये निर्माण हुआ है, जिसमें कि आपको अगर 5 की बजाय 4 उंगली रह जाए, एक उंगली आपकी बांध दी जाए, तो आपके काम कितने अपूर्ण हो जाते हैं, कितनी तकलीफ़ें आपको आ जाती हैं। तो ये पूर्ण शरीर जो है प्रकृति की देन है। और जो माइंड है, जो सोच है, तो वो सोच जो है वही करिश्मे करा रहा है। उसी से आइंस्टीन, आर्किमिडीज, न्यूटन और आर्यभट्ट और डॉक्टर C.V. रमन साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब और बड़े महात्मा गांधी साहब, विचारक, सोच, दार्शनिक, ये सब आ रहे हैं। तो ये सब ईश्वर की या प्रकृति की एंड की तरफ से सोच आ रहा है। हम रिसीविंग एंड पे हैं, मनुष्य को उतार दिया। जैसे कि हम चंद्रमा पे एक कोई भी
वो अपना सेटेलाइट उतार देते हैं और फिर यहाँ से अपना कम्युनिकेशन हम भेजते हैं कि सेटेलाइट तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये इन्फॉर्मेशन भेजो, ये हम तुम्हें भेज रहे हैं, इसका जवाब भेजो। तो हम वो सेटेलाइट जो है रिसीविंग एंड पे है और डोनर एंड पे हम यहाँ पे मेन ह्यूमन बीइंग वो बैठे हुए हैं। तो इसी सिस्टम यानी पैरेलल ईश्वर जो है या प्रकृति जो है वो सोच कॉस्मिक सोच आ रहा है हर मनुष्य में, और मनुष्य जो है रिसीविंग एंड पे है, वो सोच काम कर रहा है कि ये पता नहीं लगता कि हमें किस समय क्या सोच हो जाए। आप अभी बैठे हैं, एकदम आपको लंदन का चित्र आ जाता है, कहीं अमेरिका का चित्र आ जाता है, कहीं आपको अपने ग्रैंडफादर का चित्र आपके सामने आ जाता है। तो सब ये वहाँ से फिल्म चल रही है और आप उसको कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। तो इस यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई अचीवमेंट हुई है, आपको कोई अचीवमेंट हुई है, तो आप उसको ये ना मानिए कि आपको हुई है, वो तो आप खिलौना हैं और ईश्वर ने आपसे कराई है, तो आप उसको बताइए जिससे कि और लोग लाभान्वित हो सकें। उसको रोकिए मत, उसको आप रोकिए मत। आप डॉक्टर हैं तो आप कहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, जिससे लोग फ़ायदा, वरना कभी कभी ये देख के मुझे दुख होता है, लोग कहते हैं अरे मैं तो नाचीज़ हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ और मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूँ। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, या थोड़ा सा उनको घबराहट है कि दूसरा उनका समय ना ले ले, वो ना ले ले, या उनसे उनका लाभ ना उठा ले उनके ज्ञान का। तो वो कहना चाहिए कि मैं ये जानता हूँ, मेरे ये अचीवमेंट हैं, और मेरे क्या, ये ईश्वर के अचीवमेंट हैं। आप तो एक खिलौना है, इस खिलौने के ये अचीवमेंट हैं, और आप दूसरे खिलौने जो हैं वो जो कनेक्ट कर सकते हो, जो फ़ायदा उठा सकते हो, जो भी अर्जन कर सकते हो मेरे इस अर्जन से, तो वो होना चाहिए। इसलिए आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए बताने में कि मेरा क्या वो है। इसी वजह से ये मैं आपको शूट भी दे रहा हूँ कि जो भी मेरे अचीवमेंट रहे या मेरा सोच रहा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे कि आगे के लोग, बच्चे, पीढ़ियां, ये देश के लोग और पूरे विश्व के लोग, मैं विश्व के कई देशों में गया हूं, वहाँ के लोगों को मिला हूं, अपनी जिज्ञासावश कि मैं मतलब जो हूँ कि अपने पूरी दुनिया के लोगों को जानूं कि वो कैसे हैं, कैसे कितने प्यारे लोग हैं, कितना उनके अंदर अफेक्शन है, लव है, कितना ज्ञान है, कितनी शिक्षा है, कितना उनको मनुष्य के प्रति लगाव है, और कितना वो सच बोलते हैं, कितने वो ऑनेस्ट हैं, कितने वो मतलब जो है ऐसे हैं कि आपका दिल उन पे आ जाए। ये मेरी जिज्ञासा रही। तो मैं 60-70 देशों के लोगों से मिल चुका हूँ, उनसे वार्तालाप कर चुका हूँ, उनके विषय में जान चुका हूँ। तो मुझे ये लगा कि पूरी धरती के लोग लगभग एक जैसे हैं, और जहाँ पर संभ्रांतता ज़्यादा है या जो प्रगति कर चुके देश हैं, उनके लोग उतने ही दयालु हैं, उतने ही काइंड हैं, उतने ही वो गुड हैं। तो ये अपने में जाहिर है कि जब लोग गुड होंगे तभी तो ये भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति आएगी। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझको और मेरे परिवार वालों को निश्चित रूप से ये था कि मैं कुछ अर्निंग मेंबर बनूं। मेरी नानी जी को बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरे फादर थे नहीं, और मुझे 4 सिस्टर्स और मदर, इन सब की जिम्मेवारी मैं महसूस करता था। मैंने मेरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं काफ़ी दूर वो हुआ और प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे आसाम वगैरह जाना पड़ता था। तो उस कारण से फैमिली शाहजहांपुर में थी, इतनी लॉन्ग अवे। तो मुझको ये हुआ कि मैं घर पे मेरा रहना ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टर्स की पढ़ाई, एजुकेशन सब उस समय वो एमएससी इंजीनियरिंग और इसमें पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद शादी का एक महत्वपूर्ण विषय था जो बड़ों को, नाना जी, नानी जी और मदर और सबको परेशान कर रहा था कि इस तरीके से। तो मैं वहाँ से आ करके और मैंने अपना यहाँ पर फैब्रिकेशन वगैरह का काम शुरू किया। इसके बाद उस ज़माने में बड़ा औद्योगिकरण हो रहा था, और इंदिरा गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी थी, उनका क्षेत्र रायबरेली था। रायबरेली को पूर्ण
विकास करने की योजना थी। महान महान विकास हुआ रायबरेली में। पूरा रेलवे स्टेशन, डाकघर और जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो सब नई बन गई। वो चमत्कार सा लगता था उस ज़माने में कि एक शहर, एक नया शहर रायबरेली जिसको लोग जानते भी नहीं थे, वो इस रूप में आ रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग, भारत सरकार का उपक्रम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ स्थापित किया गया और स्वयं बड़े वैज्ञानिक और वो उसको इंजीनियर्स देखभाल कर रहे थे। इंदिरा जी उसको मॉनिटर कर रही थी। इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई जिसमें सिर्फ नए इंजीनियर्स को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया कि आप उद्योग लगाइए और अभी से आप अपनी जो है इमेजिनेशन और अपने उसको कार्य रूप में बदलिए। तो वहाँ हमारे कई मित्रों ने, कई दोस्तों ने, क्लास फेलोज़ ने उद्योग लगाए। वायरो वायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अपेक्स प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके के उद्योग मुझे अभी याद हैं। बहुत पुरानी बात हो गई है। फिर मेरा सिलेक्शन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के एंसिलरी में हुआ। एंसिलरी उद्योग वो कहलाते हैं कि छोटा उद्योग बड़े उद्योग को सप्लाई करेगा। तो मुझे वहाँ पर कोल्ड हेडेड कंपोनेंट्स की यूनिट अलॉट हुई। मैं ट्रेनिंग करने गया बेंगलोर, 1 महीने की ट्रेनिंग की और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर इंडस्ट्री में रह करके और फोरमैन्स और उनके साथ रह करके। मैं बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कारीगरों की, फोरमैन की, क्योंकि वो इंजीनियर्स की ड्राइंग को कार्य रूप में वही परिणित करते हैं। उनके सुघड़ हाथ, सुघड़ सोच और उनका जुगाड़ उनका माइंड सेटअप कि कैसे ये काम पूरा होगा और वो करके उसको देते हैं। तो मैं बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बहुत बड़ा वो मानता हूँ कि जो स्किल है वो ईश्वर की देन है। और जो अच्छे कारपेंटर्स हैं, बारबेंडर्स हैं, लेथ मशीन पे काम करने वाले हैं, मशीन पे काम करने वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं, ये सब हमारे मतलब जो हैं शरीर के अंग हैं। हाथ, पैर और आँख, कान की तरह ये हैं, जिनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। और बहुत बड़ी आवश्यकता है आज स्किल डेवलपमेंट की और स्किल्ड पर्सन को उनके स्किल्स के अनुसार काम देने की। तो मुझे वो उद्योग लॉट हुआ। लेकिन फिर ये आदेश आया कि बहुत बड़ी यूनिट रशिया से एक मशीन आ रही है जो कोल्ड हेडेड कंपोनेंट्स को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करेगी, मतलब देगी, वो खुद ही बनाएंगे। तो ये हुआ कि चूँकि स्पेशलाइज आइटम है तो मैं ये लोगों ने कहा कि अब आपसे ये ऑफलोड नहीं लेंगे। तो उस 21 साल की उम्र में मुझको ये नहीं हुआ कि मैं इसका बना माल कहीं, चूँकि स्पेशलाइज आइटम है और कहीं बिक सकता है, वो मैंने फिर छोड़ के फैब्रिकेशन यूनिट लगाई, शाहजहानपुर में उद्योग स्थापित किया और बहुत सारे गेट्स और ये वाले वाटर सिस्टम्स और स्लूस गेट्स और इनकी ड्राइंग डिज़ाइन डेवलप करके इनको बनाया, इनको लगाया और उसी में मैं अलमारी और इन चीज़ों का काम किया और अच्छे स्तर पे इसको मैंने काम किया। और इसके बाद फिर मुझको ये प्रेरणा आई कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसको कि मैं अपने जो भी ये ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, स्किल है, कि हज़ारों उद्योगों में काम आए। अभी तो मैं अपने एक ही उद्योग में उसको इस्तेमाल, तो मैंने एक कंसल्टेंसी का और उसका काम शुरू किया RK एसोसिएट्स के नाम से। और उसमें मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, एस्टिमेट्स बनाना और टेक्नोलॉजी पुटअप करना और उसमें लो कॉस्ट टेक्निक्स को लगाना, कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को लगाना। और इन चीज़ों का मुझे फिर ट्रेनिंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुडको ऑर्गेनाइजेशन ने कि किस तरीके से बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम 20-30% की कमी कर सकते हैं। खड़ी ईंट का दीवारों का निर्माण करना हमने सीखा। पट ईंट की बजाय खड़ी ईंट को